Okay, Oshiri. जी बाजी, thank you very much. Finally, the next portion is our parsha. और इस दफा का हमारा जो पार्शा है, it's पार्शा बमीदवार. So before we go ahead, सबसे पहले तो congratulations for completing the 3 books of Torah and all the best for completing the next 2. जैसे कि हम आज 4th book of Torah start कर रहे हैं, which is बमीदवार, गिनती की किताब. और बमीदवार का जो मतलब है वो I know सबको पता है. तो लेट्स बी इंटरेक्टिव. समवन प्लीज लेट मी नो कि बमीदवार का क्या मतलब है. एनीवन? मेरी आवाज आ रही है? In the desert, बेयाबान में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस यस, इन द विल्डरनेस और बेयाबान में. और दिस इज द फर्स्ट बुक और दिस इज द 4th बुक. और इसके जो रेफरेंसेस हैं, गिनती, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 1 से लेके वर्स 1 से लेके चैप्टर 4 वर्स 20 तक. इसमें हमारा जो हफ्तारा का पोर्शन है दैट्स होसिया चैप्टर 2 वर्स 1 से वर्स 22 तक. इस पार्शा की एक बड़ी खास बात है, ये यूजली बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये शवाओत से पहले पढ़ा जाता है, because it basically connects the journey of giving the Torah, Hashem giving the Torah to Bnei Israel on the Mount of Sinai. तो ये उस टोटल जर्नी को कनेक्ट कर रहा होता है. और द पार्शा स्टार्ट्स विद वेयर हशम जो हैं वो रबीन मोशे को ये कमांड कर रहे हैं कि आप बनी इसराइल की काउंटिंग करें, उनके सेंसस करें, मर्दमशुमारी करें. और इस काउंटिंग में उन्होंने खास इंस्ट्रक्शन ये दे, आपने जो है अदर देन लीवाइट्स बाकी सारे ट्राइब्स को काउंट करना है. और उसमें आप जो है मेन ओवर 20 एंड हु आर एबल टू फाइट, उनके साथ उनको आपने काउंटिंग में लाना है, उनकी काउंटिंग करनी है. आई पर्सनली थिंक के जो सेंसेस हैं इट्स अ वे टू डिक्लेयर इंडिविजुअल वैल्यू, जो है कि आप एक कलेक्टिव मिशन जो है टू सर्व हशम, उसमें हर इंडिविजुअल वैल्यू, हर बंदे की जो वैल्यू है या हर ट्राइब की जो वैल्यू है उसको डिस्क्राइब करता है. खैर, सेंसस के बाद वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें जो है ट्राइबल इनकैम्पमेंट जो है उसके ऊपर बात होती है कि हाशिम जिस तरह बताते हैं कि ट्राइब्स को किस किस तरह से किस किस जगह पे किस किस डायरेक्शन में कौन कौन सा ट्राइब प्लेस होगा. ये इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस सारी प्लेसमेंट में यू विल सी के जो टेबरनेकल है इट्स एट द सेंटर. और ये ओवरऑल जो है इस बात को एक हिसाब से पोर्ट्रे करती है कि हाशिम हैज बीन ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द लाइव्स ऑफ बनी इसराइल. और इसके अलावा जो है ये जो प्लेसमेंट है ये एक नेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड कर रहा है उसको, और एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है उसको डिफाइन करता है कि भाई किस किस पोजीशन में कौन बंदा कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस्म की सर्विंग करेगा हाशिम को. खैर, द नेक्स्ट पार्ट इज जहाँ पे खुदावन जो है लीवाइट्स के बारे में ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक. और दे टेक लीवाइट्स एज अ फर्स्ट बॉर्न एक्सचेंज कि भाई ये जो हैं पूरी कौम के अगेंस्ट मैं इनको एज अ फर्स्ट बॉर्न एक्सचेंज ले रहा हूँ, ये पलौठे होंगे मेरे लिए. और लिवाइट्स का आगे से जो है फर्दर लिवाइट्स जो है वो आगे फर्दर 3 ट्राइब्स में, या ट्राइब्स आई वोंट से ट्राइब्स बट वो क्लैंस में उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें जरसोन का है, कहातियों का है और मरारियों का क्लैन है. आई पर्सनली लाइक कहाती, वो ऑब्वियसली दे कैरी द आर्क. तो इसकी फर्दर डिटेल जो है हम भाई से सुनेंगे पाशा की. तो भाई इट्स ओवर टू यू. मुझे आज पता लगा कि बैठ के सुनने का कितना मजा आता है. हमारे तो भाई ऐसे हैं, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे भी छुट्टी मिलनी चाहिए. जो है ना, सब छुट्टी लेते हैं तो कहते हैं हाँ ना, अब इसके बाद 6 दिन छुट्टी पे जाए ना, फिर 7वें दिन आ जाए. तो वो तो ऐसे ही सुनाते हैं, भाई 6 दिन आप छुट्टी पे जाए. तो लेकिन इट वाज वेरी नाइस सीइंग यू
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि किसी दिन मैं भी बैठ के जो है ना इसे सुनूंगा, और मैं तो चाहता हूँ कि सब सब ऐसा करें, क्योंकि खुदावंद ताला ने, जैसा कि भी आपने ये कहा कि खुदावंद ताला ने हर इंसान को जो है ना एक एक स्पेशल एबिलिटी दी है, और तौरा के बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कोई दूसरा शख्स जो है वो उसको क्लियरली जो है उसको स्टडी कर पाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम सब एक कंबाइंड एफर्ट से जो है ना खुदावन की जमात को आगे लेके चलें। दैट इज वाई जो है ना यही पर्पस है सेंसस का। बहरहाल ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सेंसस का पर्पस जो है ना वो मिलिटरीली शायद उसको स्टडी करना भी है, ऐसा लोग समझते हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरी इसके साथ कोई इतनी कायलियत नहीं है। मेरी कायलियत इसी के साथ है कि उनका पर्सपेक्टिव, जो खुदावंद ताला का पर्सपेक्टिव था, वो डिफरेंट था। खैर नॉनदलेस ये तो बातें होती रहेंगी। बिफोर वी गो डीप इनटू दिस, बमीदबार इन द विल्डरनेस, इसके रेफरेंस में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताता चलूं। ये बात जो है मैंने गालिबन जेफ बैरर साहब से सुनी थी। वो कहते हैं कि खुदावन ताला जो है वो बनी इसराइल को जो है वो विल्डरनेस के अंदर क्यों लेके गए थे। वाई नॉट के किसी शहर में ले जाते या कुछ पॉपुलेटेड एरिया में ले जाते, वाई द विल्डरनेस। तो अगर आप इब्रानी को देखेंगे ना, तो लफ्ज जो मीदबार है यानी द विल्डरनेस, इसी से लफ्ज, इसी में लफ्ज दीवार है। दीवार, दीवारीम जो है खुदावन का कलाम। और वो ये कहते हैं कि जो डेजर्ट है या विल्डरनेस है, इसका एक इकोसिस्टम होता है। इसमें हर चीज एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है। अगर कोई कोई एक एलिमेंट अपना फंक्शन लूज कर दे, तो पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है वो अपना फंक्शन लूज कर देता है। शहरों में ऑन द कॉन्ट्ररी, शहरों के अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी और अबतरी होती है कि टेक्निकली खुदावन का कलाम रिसीव करने के लिए जो कामनेस, जो ट्रैंक्वालिटी आप लोगों को चाहिए वो आपको नहीं मिलती। दैट इज वाई अगर आप तौरा को स्टडी करते हैं तो आपको ये पता लगेगा, वो बियाबान में गया, नबी बियाबान में मिलते हैं, फिर नबी बियाबान से निकलते हैं। जब वो बियाबान से निकलते हैं तो लोगों पे खौफ तारी होता है कि खुदा खैर करे। तो वाई वाई ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स, और जो खुदावन के सदीक लोग थे, वो ऐसी तन्हाई क्यों ढूंढते थे? क्योंकि जो जो क्वाइटनेस आपको चाहिए वो आपको शहर के अंदर नहीं मिलती। शहर में अबतरी और बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। सो क्यों खुदावंद उनको वहां लेके गए? तो ओवरऑल जब हम नया नया तौरा को पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें एंगेज होते हैं, तो नॉर्मली जो जो नैरेटिव्स हैं, जो स्टोरीज हैं, दे आर इजी टू रीड। तो ये किसी भी इंसान के साथ ऐसा है, इवन मेरे साथ भी ऐसा है। स्टोरीज जो है उनको हम इजीली फॉलो थ्रू कर लेते हैं, स्टोरीज को इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कर भी लेते हैं। लेकिन डाटा जो है ना, डाटा वो काफी खुश्क सा मजमून होता है। लोग नॉर्मली नसबनामे नहीं पढ़ते, उसको स्किप कर जाते हैं। बहुत सारी कुतब जो ऐसी हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ डाटा मौजूद है। मसलन अब किसी इंसान का मर्दमशुमारी में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एक कौम है, उसकी मर्दमशुमारी हो रही है। कितनी दफा हमने अपने मुल्क की मर्दमशुमारी में इंटरेस्ट लिया है? या हमें कोई इस चीज से गर्ज है कि जो लाइक लिस्टिंग है, नामों की लिस्टिंग है, वो इट्स इम्पोर्टेंट, हम कभी इसको बॉदर भी नहीं करते हैं।
सेम इज विद द बुक ऑफ नंबर्स। लोगों के लिए ये किताब जो है थोड़ी सी खुश्क होती है, ड्राई होती है, क्योंकि इसके अंदर डाटा है। और इसी मतलब लाइक सेंसस हो गई, नाम हो गए, कबीलों के सरदारों के नाम हो गए, तादाद हो गई, मतलब इस किस्म का डाटा इसके अंदर मौजूद है। तो लोग जो हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। लेकिन ये क्यों दिए गए हैं? ओवरऑल हमारे पारसा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम कुछ एक दो खास चीजें जो है इस पारसा के रेफरेंस में देखेंगे। काफी कुछ तो हमारे उसी ने जो है वो बता दिया है। हमारे पारसा का नाम जो है इन द विल्डरनेस है, ठीक है। और हमारी जो चौथी किताब है उसमें उसका पहला ये पोर्शन है। और एज इट इज के जो पहली आयात है उसी के अंदर आपको इसका रेफरेंस भी मिल जाता है। और फिर जो है खुदावन ने जो है ना वो बुजुर्ग मूसा से सीना के बियाबान में जो है कलाम किया। जो इंग्लिश टाइटल है द बुक ऑफ नंबर्स, ये सेप्टुअजिंट से हमारे पास ग्रीक वर्जन से आया है। तो बुक ऑफ नंबर जो है ये या बमीदबार जो है ये इसराइल जो जोनी है थ्रू विल्डरनेस टूवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड, मुल्क मऊदा की तरफ। और वहां पहुंच के वो जो फेलियर जिसे वो इनकाउंटर करते हैं वो है। और फिर सब्सिक्वेंटली 40 इयर्स जो है वो बियाबान के अंदर फिरना है। बहरहाल इसकी कंक्लूजन जो है वो सेकंड जनरेशन की जो ट्राइब्स हैं, जो फर्स्ट कैनानाइट रेजिस्टेंस है उनके ऊपर है। सो किताब जो है इसका जब इसका अख्ताम होता है तो इट्स लाइक दे आर ऑन द एज ऑफ कनान, ready to take their inheritance. और this is what it is, and it is the 34th reading from the Torah। और ये स्टार्ट होती है बनी इस्राइल के कबीलों की मर्दमशुमारी से, जैसा कि उसी ने आपको बताया। तो अगर आप इसकी पहली आयत देखेंगे तो वो ये कहती है कि इन द सेकंड ईयर आफ्टर दे केम आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट। तो ये सारी ही जर्नी जितना उनका माउंट सनाय से लेकर कनान तक है, वो ये सारी आपको जो है वो यहाँ मिलेगी। और टूवर्ड्स देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन द प्रॉमिस्ड लैंड, इसी के अंदर फेलियर्स भी हैं, ट्रायम्फ भी हैं, और इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में जो है ना बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे जो है ना ट्रायम्फ इनकाउंटर करते हुए टूवर्ड्स जो है अपनी डेस्टिनेशन वो जाते हैं। अच्छा, सो हमारा जो आज का जो जिस चीज पे हमारा फोकस है वो है मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि खुदावन के कलाम में जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन विदाउट डाटा दी जाती है तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारी बातें हैं, वो आप पारशा को पढ़े, उससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएंगी। तो हमारा जो रेफरेंस है आज का वो है गिनती पहला बाब उसकी पहली आयत। कोई मेरी पढ़ने में इसकी रहनुमाई कर दे। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने हैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम जी, एक मर्द का नाम लेकर गिनो नहीं और बस उनके ठीक है, नामों थैंक को। यू। अच्छा, सो ये जितना रेफरेंस पढ़ा गया है हमारे सामने, इसके अंदर कुछ डाटा मौजूद है। और डाटा क्या है? नंबर वन, द जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन क्या है उनकी?
सीना का बेयाबान, ये एक जनरलाइज्ड लोकेशन है। सेकंड, स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक लोकेशन उनकी क्या है, वो है खैमा इज्तिमा। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो इस थोड़ी सी मतलब आयत में हमें मिली है, वो है कि दूसरे वर्ष के दूसरे महीने पहली तारीख। सवाल ये है कि ये जानने की जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रामबाण जो है वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो बमिदबार से नाई क्यों, यानी सीना का बेयाबान क्यों। और वो ये कहते हैं कि तौरा की 5 किताबें हैं, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 5 किताबें जो हैं ये एक सिंगल यूनिट भी है। द होल दे आर वन। सो ये एक सिंगल यूनिट है। तो रामन ये कहते हैं, अगर आप पिछले पारशा को देखें, पारशा बिहार और बादशाह, आपको पता है पारशा बिहार और बिकुलपताय जो हैं वो इकट्ठे पढ़े जाते हैं। और अगर आपको ये याद हो कि जो हमारा पिछला ही पारशा था, पारशा बिहार, वो शुरू होता है बिहार सिनाई। और इसी में इसी सारे पोर्शन में हमने जमीन के सबक और यूबली के बारे में जाना था। और ये जितने भी अहकाम हमने उस वक्त उसमें पढ़े थे, यानी पारशा बिहार और उसके बाद बखुलपताय में, जिसकी तरफ आते हैं हम अभी, वो सारे जो हैं वो पहाड़ पर दिए गए थे। बिहार में आपने ये सबैटिकल्स के बारे में जाना था, और बखुलपताय में खुदावन ने ये कहा था कि मेरे अहकाम को मानो, और उसके बाद जो है उसका जो है अजर और उसका नुकसान, ना मानने का नुकसान भी उसके बाद हमने देखा। और इसके फौरन बाद जो चीज आपको सुनाई देती है, जो चीज आप पढ़ते हैं, वो है बमीदबार। और रामबान कहते हैं कि खुदावन ने कहां से बुजुर्ग मूसा से बात की। पहले हमें कहा क्या मिला कि खुदावन ने कहां से बुजुर्ग मूसा से बात की, और अब इसके बाद खुदावन ने कहां से बुजुर्ग मूसा से बात की। पॉइंट क्या है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, वो लोकेशंस को आपने याद रखना। तो खुदावन ने बियाबान में खैमा इज्तिमा से में से बुजुर्ग मूसा से कलाम किया। और इसके बाद जब भी खुदावन ने, इस पॉइंट के बाद जब भी खुदावन ने बुजुर्ग मूसा से बात की, खैमा में से की। और ऐसा क्यों है कि खुदावन ने जो है उनसे खैमा इज्तिमा में से बात की, क्योंकि मस्कन जो है वो कोहे सीना का मिनी मॉडल है। सो अभी तक ये सारे हमारे भी तौरा को जानने के जर्नी में हमने ये देखा कि खुदावन ताला जो है सीना का जो सारा एनवायरनमेंट हमें और सारा सिनेरियो, वो सारी स्टोरी जो हम तक पहुंची है, हमने पढ़ी, हमने जानी, बहुत सारी जगहों पे उसका जो है वो हमें बताई गई। हमें ये पता लगा कि खुदावन ने पहाड़ पे जाहिर हुए हैं, और जो है पहाड़ पर जाहिर होकर वो सारा सिनेरियो होपफुली आप लोगों को याद होगा। खुदावन ने भी पहाड़ पर जाहिर होकर जो है वो शरा दी, ठीक है। और इसके बाद जो मस्कन है, जो कि सारी चीज का मॉडल है, बनी इसराइल के दरमियान जो है वो लगा रहा। तो इसमें हमारे लिए समझने की बात यह है कि जब भी
खुदा ताला ने बुजुर्ग मूसा से हैमा इज्तिमा में से बात की, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहाड़ पर से बात की। सो इसको आप लेट्स पुट इट दिस वे कि जो हार सिनाई है, जो सीना का पहाड़ है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिशकान या मस्कन या खैमा इज्तिमा। मुझे एक सारा मेगा किस्म का सिनेरियो है, वो खुदावन ने उसको एक मिनी मॉडल में जो है वो समेट दिया, और वो मिनी मॉडल जो था वो खैमा इज्तिमा था। दैट इज वाई ये लोकेशंस का, नामों का, और जनरल लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशंस, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। दैट इज वाई ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है कि हम बोर होके इसके ऊपर से जो है ना उसको स्किप कर दें। इट इज फॉर अ रीजन, एंड द रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लोकेशन पता नहीं होगी, नाम पता नहीं होंगे, ये डाटा आपके पास मौजूद नहीं होगा, यू कैन नॉट सी व्हाट द बिगर पिक्चर है। और बिगर पिक्चर ये है कि जो फार सिनाई का पूरा मॉडल है, वो खुदावन ताला ने जो है वो मस्कन के अंदर समराइज कर दिया है। दिस इज व्हाट इट इज। मेरा आज का आपको सिर्फ बताने का फोकस ये है, क्योंकि गिनती की किताब जब आती है तो नॉर्मली इसके अंदर चूंकि इतना ज्यादा डाटा है, लोग इससे ना थोड़ा सा शायद वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। सो जो चीज मैं आज आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आप हासिल क्या करेंगे। तो ये बात जान लीजिए कि अगर आपको इन इन बातों का नहीं पता होगा कि किसने किसको कब और क्यों कहा, कहाँ कहा, कैसे कहा, कब कहा, तो आप इस बात का यकीन रखिए कि तौरा की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको शायद आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। और रवि शमशोन जो है वो इसके ऊपर यूं कहते हैं कि जो सीना का बियाबान है, ये वो जगह है जहां पर मर्दमशुमारी की गई। जैसा कि आपने अभी सुना है कि सेंसस की गई, मर्दमशुमारी की गई, और खुदावन ने बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया कि लोगों को गिने। अब लोगों को गिनो क्यों? जैसा कि अभी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि लोगों को गिनने का मकसद जो है ना, वो शायद उनकी कोई मिलिट्री पावर को जो है वो कैलकुलेट करना था। बहुत सारे लोग शायद ऐसा समझते हैं कि उनकी शायद कोई सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को जो है ना इवेल्युएट करना था। तो कई कई एक जो है जो मुफस्सरीन हैं, कई एक स्कॉलर जो हैं, वो भी इसको ऐसा ही समझते हैं। लेकिन मैं इस चीज का कायल हूँ कि खुदावन के लिए जंग में तादाद को इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ये हमें तौरा से ही पता लगता है। खुदावंद ज्यादा हो या थोड़े हो, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि खुदावंद आपको जंग में फता दें। जंग खुदावंद की है। सो अगर आप ये एक इस चीज पे गौर करें तो ये चीज काइंड ऑफ इररेलेवेंट हो जाती है कि भाई जंग के लिए हम बंदे गिन रहे हैं। तो इन रेफरेंस टू हाशिम ये बात इररेलेवेंट है। और इसके बाद जिस तरह खुदावन ताला उनको रोटी दे रहे थे, जिस तरह खुदावन ताला जो है बनी इसराइल को लेके चल रहे थे और उनको अपनी अपनी प्रोविडेंस से पाल रहे थे, तो ये चीज भी कुछ समझ नहीं आती कि लोगों की तादाद से कोई इकोनॉमिकल फैक्टर होगा, या कोई जो कोई माशी ताकत बन के वो लोगों के सामने आएंगे। तो ये भी जो है ना इररेलेवेंट हो जाती है। असल में खुदावन ताला के रेफरेंस में, शायद इंसानों के रेफरेंस में जंग के लिए लोगों की तादाद जरूरी है, शायद इंसानों के रेफरेंस में लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्कल या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वो जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि हाशिम के सामने
ये दोनों ही एलिमेंट्स जो है ये काम नहीं करते। तो मैं इस चीज का, हो सकता है कई बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो इसको इसी तरह से मानते हैं, लेकिन मेरी दानिश में लोगों को गिनना जो है वो क्यों जरूरी था। जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि ना फौज बनाने के लिए, ना किसी माशी मकसद के लिए। सो इसके रेफरेंस में सिर्फ एक ही बात जो है वो हमारे सामने रह जाती है कि उनको गिनना क्यों जरूरी था और इसका क्या जवाब था, और वो जवाब था सिर्फ मस्कन। और चूंकि मस्कन का ताल्लुक तौरा के साथ है, तो लोगों को गिनने का जो जवाब है वो तौरा ही है। अच्छा, तौरा के साथ ताल्लुक है, तो सवाल हो सकता है कैसे। खुदावन ने जो है वो पहाड़ पर तौरा दी, इसराइल ने आगे से बछड़ा बनाया। मैं जल्दी जल्दी से इसको कहूंगा क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को पता। खुदावन ने पहाड़ पर शरा दी, आगे से इसराइल ने बछड़ा बनाया। और इस बात की का विटनेस, इस बात की गवाही कि खुदावन ने दोबारा शरा दी, और इस बात का निशान कि खुदावन ताला ने उन्हें माफ कर दिया है, इसका निशान आपको पहले महीने की पहली तारीख को जब मस्कन खड़ा हुआ तब मिलता है। मस्कन का खड़ा होना हमारी माफी का निशान। मस्कन का खड़ा होना इस बात की गवाही है कि खुदा ताला ने जो है उस गुनाह के लिए बनी इसराइल को माफ कर दिया। खुदा गुनाहगारों में नहीं बसता। खुदा अपना मस्कन, अपना डेरा जो है ना खताकारों के दरमियान नहीं लगाता। सो लोगों को क्यों गिना जा रहा है? उस मस्कन और उस शरा और उस तौरा के लिए जो उसके अंदर है। तो दूसरे महीने में क्यों? पहला महीना जो खोदिश निशान है, मस्कन खड़ा हुआ। तो पहले महीने में मस्कन खड़ा हुआ, और मस्कन का खड़ा होना जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माफी का निशान। तो फिर दूसरे महीने में जो है ऐसा क्यों? क्योंकि जब माफी मिलती है तो आप रिकमिट करते हैं। उन्होंने इस चीज को रिकमिट किया कि हम जो है ना खुदावन का कहा मानेंगे, हम खुदावन के कहे पर चलेंगे, हम आइन और शरा का लिहाज रखेंगे। सो बकौल रैबाय, माफी और रिकमिट, जो रिकमिटिंग है, इसके बाद जो जवाब है उनको गिनने का, वो तलवार के गिर्द रहना नहीं है, बल्कि तौरा के गिर्द रहना है। तो दिस इज द पर्पस जिसके लिए उनका सेंसस हुआ है, ताकि वो खुदावन के कलाम के गिर्द रहें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन रेफरेंस टू टाइम कीपिंग। सो ये सारी ऑब्लिगेशन जो है ये इट टुक प्लेस ऑन द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ in the second year after they left Egypt. So let me repeat it again.
ये सारा सिनेरियो टुक प्लेस ऑन द फर्स्ट ऑफ सेकंड मंथ, सेकंड ईयर आफ्टर दे लेफ्ट इजिप्ट। तो अभी तक हमें ये डाटा क्यों दिया गया? इस डाटा के अंदर लोकेशंस, नाम, टाइम कीपिंग क्यों हमें बताई गई है? इसके लिए हमारा जो है और मर्दमशुमारी का रेफरेंस हमें क्यों बताया गया है? ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे कि ये सारा जो है उस बड़े मॉडल को समराइज करके छोटे जो है एक मिनी मॉडल में समोने का नाम है, जिसका नाम मस्कन था। और चूंकि तौरा का ताल्लुक मस्कन के साथ था और लोगों का ताल्लुक उसके साथ था, ये मर्दमशुमारी की गई और हमें ये टाइम और डेट्स और ये प्लेसेस जो हैं ये बताई गई, ताकि हमें पता लगे कि जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको उनके साथ जो है वो हमें किस तरह हमें उसको उन इम्पोर्टेंट चीजों को डिकोड करना फॉर आवरसेल्फ। सो शमाउन बार यो है, इसके लिए हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे। खरूज 19 बाब की पहली आयत। प्लीज कोई मेरी मदद करेगा इसके अंदर? और बने इसराइल को जिस दिन मिलके मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सेना के बियाबान में आए। बनी इसराइल, मुझे ना आपकी आवाज बड़ी मफल्ड मफल्ड आ रही है, दोबारा प्लीज पढ़िएगा। और बने इसराइल को जिस दिन मिलके मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सेना के बियाबान में आए। अच्छा, ये बात नॉर्मली अक्सर लोग इसे पढ़ेंगे और अक्सर लोग इसके ऊपर गौर किए बगैर चले जाएंगे। ओके, बनी इसराइल निकले, 3 महीने हो गए जी, मिस्र से निकले। ओके, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या है? ये बात हमें ये सिखाती है कि बनी इसराइल का जो टाइम कीपिंग है उस सब का हिसाब मिस्र के निकलने से होता था। अगर आप इसी वर्ष को दोबारा पढ़ें तो आपको और आप अब इस पर्सपेक्टिव को सामने रख के पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि हमारे पास किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस को जो है ना उसको जज करने के लिए समटाइम्स उसको बेंचमार्क ही नहीं होता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो ये हमें ये बताती है कि बनी इसराइल का टाइम कीपिंग मिस्र के निकलने से होता था। और हमें ये पता चलता है कि महीनों का हिसाब भी ऐसे होता था। तो आप जरा प्लीज जरा जो है ना कुछ एक दो रेफरेंसेस हम पढ़ेंगे। आप जो है ना अपनी बाइबल मुकद्दस जरा रेडी रखें ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर से जान सकें। सो खरूज 19 के मुताबिक हमें ये पता लगता है कि वो अपने महीनों का हिसाब जो है वो मिस्र से निकलने के रेफरेंस में करते थे। तो क्या वो साल का हिसाब भी करते थे? महीनों का हिसाब तो हमें पता लग गया ना। तो क्या वो साल का हिसाब भी करते थे? तो अगर वो साल का हिसाब अगर आप देखना चाहते हैं तो जो हमारी आज की वर्ष है गिनती एक एक, जो कि हम ऑलरेडी 2-3 दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, इसको दोबारा से पढ़ते हैं गिनती एक एक को, हमें पता लगे ताकि वो साल का हिसाब भी ऐसे ही करते थे। बने तो इसराइल प्लीज के आप मुल्क दोबारा मिस्र से पढ़ेंगे। निकल बने इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में थैंक यू वेरी खुदावंद ने मच। खैमा इज्तिमा। हमें ये पता लग गया कि बनी इसराइल जो है, अभी ये खोल के रखिएगा, अभी आ रहे हैं रेफरेंसेस। हमें ये पता लगा कि महीनों का हिसाब भी हो गया और हमारी गिवन जो आज की हमारी आयत है उसके हिसाब से वो साल का हिसाब भी करते थे मिस्र से निकलने के रेफरेंस में। लेकिन क्या वो सिर्फ महीने या साल का हिसाब रखते थे
या उनके पास सालों का हिसाब भी होता था? इसके लिए हम देखेंगे गिनती 33 बाब उसकी 38वीं आयत 33 38। यहाँ हारून काहिन कहाँ खुदावन के हुक्म के मुताबिक, गिनती 33 38। जी जी, सही है, सही सही रेफरेंस पढ़ रहे हैं आप। यहाँ हारून काहिन खुदावन के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। 40 बरस का हिसाब उन्होंने मुल्क मिस्र से निकलने के रेफरेंस में किया हुआ था। सो ना सिर्फ महीने या साल, इस पॉइंट पे 40 वर्षों का हिसाब बनी इसराइल के सामने था मुल्क मिस्र के निकलने के रेफरेंस में। और यही बात आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये डाटा क्यों जरूरी है। मे भी शायद हम कोई कैलेंडर वाले लोग नहीं है, हम कोई टाइम कीपिंग वाले लोग नहीं है, हम शायद कोई नामों का हिसाब रखने वाले लोग नहीं है, वो हम नहीं है। लेकिन ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है, खुदावंद ने ये क्यों करवाया है, मैं सिर्फ आपको इसका एक आइडिया देना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ आए कि जब हम तौरा में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसको स्किप नहीं करना, और अगर हमें समझ नहीं आ रही तो उसको समझने की कोशिश करनी है। तो यहां तक हमें ये पता लग गया है गिनती 33 या 33 बाब के रेफरेंस में कि 40 बरस का हिसाब भी उन्होंने मुल्क मिस्र के से निकलने के लिए। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं अभी आपको आगे आके बताता हूँ कि वाई वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहां तक तो ये हो गया। ये बात भी हमें पता है कि बुजुर्ग हारून जो है वो इस पॉइंट पर जो वो रहलत कर जाती है, और किस दिन कैसे और क्या वक्त था उसका टाइम कीपिंग उन्होंने जो है मिस्र के रेफरेंस में करके रखी थी अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस। सो इसराइल की सरजमीन में जब वो मुल्क मऊदा में चले गए, वहां पर क्या करते थे? वहां पर उनका रिकॉर्ड और टाइम कीपिंग जो है और उनका जो डाटा है इस रेफरेंस में वो कैसे मेंटेन करते थे? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे जनाब पहला सलातीन उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत। और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस जेब के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावन का घर बनाना शुरू किया। जी, अच्छा, इस रेफरेंस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीजें हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब मकदस तामीर हो गया है, मकदस तामीर हो रहा है 480 बरस तक बनी इसराइल की जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो टाइम कीपिंग है, वो मुल्क मिस्र से निकल आने के रेफरेंस में हुई है। लेकिन इसी को दोबारा से अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि जब मकदस तामीर हो गया तो फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो मकदस और बादशाहों के हिसाब से शुरू हो गई। इसी के अंदर हमें मिलता है कि सुलेमान की सल्तनत के, और इसके बाद अब आप आगे जाएंगे तो आपको ये पता लगता जाएगा कि फलां बादशाह की सल्तनत के उतनेवें साल में फलां की सल्तनत के, फलां की सल्तनत के, ये आगे आपको इसी तरह जो है वो हिसाब मिलेगा। सो जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो टेम्पल और बादशाहों के रेफरेंस में जो है स्टार्ट हो गई। और मिस्र से जो खरूज था वो कहीं पीछे रह गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मकदिस नहीं रहा फिर क्या हुआ? तो इसके लिए हम देखेंगे हिजकीएल उसका 33 या 33वां बाब उसकी 21वीं आयत। इसी लिखा है ना मैंने।
हमारी अस्सीरी के 12वें बरस के 10वें की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि एक शख्स जो यरूशलेम बस से भाग बस निकला बस था। आपको पता लग बस 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 मामा, थैंक यू। हमें सिर्फ यही जानना है कि रेफरेंस किस चीज में रखा जा रहा है। सो यहाँ पर एट दिस पॉइंट अब आप ये देखें कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो असीरी के रेफरेंस में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मकदिस रहा नहीं, मकदिस तबाह हो गया, सल्तनत रही नहीं। तो अब जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो असीरी के बरसों से स्टार्ट हो गई है। पर ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सवाल है क्या सिर्फ तारीखी तौर पे ये जानने के लिए कि पहले वो खरूज से, जब वो मिस्र से निकले तो खरूज से हिसाब करते थे, फिर वो जो है वो मकदिस और बादशाहों से हिसाब करते थे, उसके बाद इवेंचुअली जब वो भी नहीं रहा तो फिर जो है वो असीरी के रेफरेंस में जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग करते थे या टाइम कीपिंग करते थे। जस्ट दिस, जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले ना, तो उनका मरकज जो था ना, जो उनका सेंट्रल पॉइंट था, वो एक्सोडस था, खरूज था। और फरूज जो है अपनी जात में किस चीज का निशान था? फ्रीडम। फरूज इस बात का, जी, खुदाई ताकत का। फरूज निशान था नजरिया आजादी का। फरूज सिंबल था खुदा पर ईमान रखने का। एक्सोडस इज द आइडिया ऑफ डिवाइन फ्रीडम। फरूज जो है वो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। 480 साल वो इस आजादी के आइडिया, इस आजादी के कॉन्सेप्ट, इस डिवाइन पावर, डिवाइन प्रोविडेंस से हिसाब करते रहे 480 साल। और फिर सुलेमान आया। सुलेमान आया, उसने मकदिस की बुनियाद रखी। और जिन्होंने भी ये रेफरेंस पढ़ा है, जो ये जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जब जनाब सुलेमान ने मकदिस की बुनियाद रखी थी, इसके साथ ही जनाब सुलेमान ने ये डिक्लेयर किया था कि खुदा इमारत में नहीं रह सकता। सो खुदा उस कॉन्सेप्ट में, उस आइडिया में मौजूद था। जनाब सुलेमान ने डिक्लेयर किया था कि खुदा इमारत में नहीं रह सकता। बिल्डिंग कैन नॉट कंटेन गॉड। मकदिस जो है इट कुड नॉट कंटेन गॉड, बट इट वॉज फॉर गॉड। और तब्दीली क्या आई कि बनी इसराइल ने कॉन्सेप्ट को छोड़कर, उस आइडिया ऑफ फ्रीडम को छोड़कर, ठीक है, उस डिवाइन पावर, उस डिवाइन प्रोविडेंस को छोड़कर इमारत से हिसाब करना शुरू किया। और ये जो चेंज था काउंटिंग के अंदर, ये जो चीज पोर्ट्रे करता है वो पैराडाइम शिफ्ट को पोर्ट्रे करता है। बनी इसराइल की पैराडाइम ही शिफ्ट हो गई थी। और यही पैराडाइम शिफ्ट जो है उनके डिमाइस का बायस बनी थी। क्या उन्होंने जो एक डिवाइन कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, के अ ह्यूमन कैन नॉट, अ ह्यूमन मेड बाय हाशेम कैन नॉट बी अ स्लेव। उन्होंने उस स्लेव जो है, जो उस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को छोड़कर इमारत और बादशाहों से हिसाब करना शुरू किया। ये सिंबल था उनकी पैराडाइम शिफ्ट का। और यहीं से जो है उनकी जो है ना डाउनफॉल का आगाज हो गया। और उसके बाद जैसा कि मैंने रेफरेंसेस में आपको ये बता दिया है कि इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर बादशाहों के हिसाब से, फिर सीरी के हिसाब से ऐसा जाता रहा। क्यों?
ये मर्दमशुमारी, ये डाटा, ये टाइमलाइन, इस महीने की इस तारीख को इस वक्त पर ये हुआ था, ये हुआ था, बनी इसराइल ये हिसाब इस तरह करते थे, इस तरह से किया जाता था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट कि व्हाई दिस डाटा इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज इन द तौरा। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो क्या खुदावन ने इसको तौरा में आपके लिए रखा होता? ये बात आपको ये बताती है कि जब जो चीज खुदावन ताला फरमा रहे हैं, आपने उसके ऊपर से अपनी पैराडाइम शिफ्ट नहीं करनी। और इसके लिए मैं मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। बहुत पहले मैं छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था, मैं छोटा था। तो अब्बा ने मुझे सवाल किया, कहते हैं बेटा खुदा का रास्ता दाएं दाएं दाया है या बायां? तो जैसे कि ना, मतलब हमारे जहन में थे, वी ऑलवेज प्रेफर राइट हैंड ओवर द लेफ्ट। तो मैंने भी उनको, मैं कहा जी खुदा का रास्ता दाएं तरफ ही जाता है। मैंने कहा नहीं, खुदा का रास्ता ना दाया जाता ना बाया जाता, खुदा का रास्ता सीधा जाता है। दाएं बाएं दोनों ही गलत होते हैं। इन रेफरेंस टू हाशिम, राइट लेफ्ट दोनों ठीक नहीं होते। इन रेफरेंस टू हाशिम वही चीज ठीक होती है जो हाशिम ने आपको ये बताई होती है कि आपने इस पे चलना है। एंड टू बी ऑन द स्ट्रेट लाइन in reference to everything, in reference to time keeping, in reference to history keeping, in reference to storing data, in reference to maintaining order, in reference to spirituality as well as physicality. हाशिम ने आपको गाइडलाइन दी एंड यू हैव टू स्टे ऑन दैट गाइडलाइन, और यही डाटा इट हेल्प्स यू टू बी ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। So, and I wish and I pray कि खुदावन ताला इन सारी बातों के रेफरेंस में मेरी और आप सब की ये मदद फरमाए कि हम कभी भी खुदावन ताला के आइडिया, खुदावन ताला के कॉन्सेप्ट और खुदावन ताला की जो डिवाइन प्रोविडेंस है उससे हमारी पैराडाइम कभी भी शिफ्ट ना हो। May Hashem bless you and keep you always, and keep you in his steady hand so that you may go straight, जैसा कि उन्होंने कहा। बारी ताला हमेशा आप सबके साथ हो और आप सबकी मदद और हिफाजत करें और आपको अक्लो दनाई से मामूर करें, ताकि आप ये सारी बातें जो है ना और इससे आगे भी बातें जान सकें और समझ सकें। बारी ताला आप सबके साथ हो। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। आपके साथ भी इस बात। um, आपके आप हम भी